हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाय आलोक सर में आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट कंप्लीट किए थे। एक पॉइंट आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा जो मैंने कल पढ़ाया था, वही पीडीएफ है और कुछ समय बाद मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, तो उसके ऊपर बहुत सारी नोट्स की पीडीएफ उसी के ऊपर आपको नज़र आएगी। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ आपको वहीं नज़र आएगी। ठीक है, कुछ समय बाद मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, तो उस पर आपको जितने भी मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी आपके पास में जो भी सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कराऊंगा, वो सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी। बड़े जल्दी ही आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, फिलहाल में हम लोग कल हमने जो पढ़ा था आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि आइडियल ट्रांसफार्मर या फिर हम किसी भी आइडियल मशीन के बारे में जब चर्चा करते हैं तो वहां पर सभी के सभी एडवांटेज होते हैं विदाउट एनी डिसएडवांटेज। क्लियर था? बोले सर क्लियर है। फिर मैंने यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर के फीचर्स हमने आपको पढ़ाए थे। आइडियल ट्रांसफार्मर में सबसे पहले मैंने आपको परमेबिलिटी बताया कि यदि किसी कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, चूंकि ये कैसा है, आइडियल है। अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी तो आपके पास में रिलक्टेंस मैंने बताया 0, और रिलक्टेंस 0 होगा तो आपके पास में एमएमएफ कितना होगा, एन आई एम इंटू टी। और वहां पर मैंने बताया था कि आपके पास में बेटा आई एम का मान कितना हो जाता है, 0, क्योंकि आपके पास में पहले से परमेबिलिटी इनफाइनाइट दे रखी है। इसलिए आपकी कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए किसी भी प्रकार की मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर आप देखेंगे क्या है, करंट आ गई आपके पास में, एमएमएफ आ गया 0। तो यहां पर जब एमएमएफ 0 आ गया तो आपके पास में यहां पर क्या बचा बेटा, फाई। ठीक, क्या बचा, फ्लक्स। अब हमारे पास में फ्लक्स पहले से मौजूद है, ठीक, इसीलिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला पॉइंट यहां से निकल के आया कि देयर इज नो नीड मैग्नेटाइजिंग करंट ऑब्लिक एमएमएफ टू स्टेबल द फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स, फाई टी। फिर मैंने आपको बताया यदि किसी आइडियल ट्रांसफार्मर में परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को स्टेबल करने के लिए किसी भी प्रकार की मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ आई एम टी इज इक्वल टू आई एम एम एफ इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे बढ़िएगा। अब इसी का दूसरा केस मैंने बताया था आपको कि यदि परमेबिलिटी कैसी हो बेटा, वेरी हाई हो, तो उस समय रिलक्टेंस आपका कैसा होगा, 0। रिलक्टेंस कैसा होगा, वेरी लो। जब रिलक्टेंस वेरी लो होगा तो उस केस में अब आपकी आई एम जो होगी क्या होगी, बहुत कम होगी। हमें नहीं कह सकते कि 0 होगी, मैंने ये आपको बताया था कल के लेक्चर में। तो ये 0 तो नहीं होगी लेकिन बहुत कम होगी। यानी कि जब किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट की बहुत कम आवश्यकता हमको पड़ती है। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने कंफर्म करने के लिए बीएच कर्व से आपको बताया था, क्या, बीएच कर्व। अब दोनों पॉइंट्स को हम कंफर्म करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को कंफर्म करने के लिए मैंने बीएच कर्व आपकी बनाई थी। अब जरा देखो बीएच कर्व कैसे देखते हैं। मैंने यहां पर कल 3 बीएच कर्व बनाई थी जो आपके सामने ये प्रस्तुत हैं। पहली बीएच कर्व थी जब आपके पास में क्या है, कोई भी अमाउंट कैसा है बेटा, आपके पास में फाइनाइट है। कैसा है, फाइनाइट वैल्यू है। कोई भी अमाउंट कैसा है आपके पास में, फाइनाइट वैल्यू है। कोई भी अमाउंट कैसा है आपके पास में, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो आपके पास में जब फाइनाइट वैल्यू है तो आपके पास में आप जानते हैं कि इसका एक रिलेशन होता है बी बराबर म्यू एच। तो म्यू बराबर बी अपॉन एच, तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से स्लोप क्या आई, म्यू। मैंने आपको बताया था कि यदि स्लोप आपकी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो ये बढ़ेगी और क्लॉकवाइज आएगी तो घटेगी। ठीक बात है। अब जब मैंने इसकी स्लोप बनाई तो आपके पास में स्लोप आई यहां तक। ये आपके पास में स्लोप कैसी आई, एक सरल रेखा यानी कि लीनियर रेखा आपको देखने को मिली। फिर मैंने आपसे कहा कि बेटा कि आपके पास में यदि परमेबिलिटी कैसी हो, इनफाइनाइट। तो जब परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो आप जब करंट बढ़ाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, म्यू एच बढ़ेगा। एच बढ़ेगा तो आपके पास में क्या, बी बढ़ेगा। एच बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा तो आपके पास में फाई बढ़ेगा, या फिर फाई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। दोनों ही बातें आपकी एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलली चलेंगी। अब यहां पर मैंने कितनी करंट की आवश्यकता हो रही, तो आपने कहा कि सर यहां पर हमें आई एम बराबर 0 करंट, क्योंकि आपके पास में देखो आई 0 है तब भी आपके पास में स्लोप कैसी है, इनफाइनाइट दिखाई दे रही है। यानी कि किसी भी कोर की अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, यदि किसी भी कोर की परमेबिलिटी कैसी है, इनफाइनाइट है, तो उस केस में आपके पास में क्या होगा, उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके पास में उस केस में देखने को मिलेगा, उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, 0 है। आई एम क्या है आपके पास में, 0 है। अब जरा दूसरी बात समझना,
अब यहाँ पर जब हम दूसरी बात समझेंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, एयर है। क्या है, एयर। फॉर एयर के लिए, अब एयर के लिए परमेबिलिटी का मान बहुत कम होता, वेरी लो। अब वेरी लो मैंने कहा कि आपके पास में परमेबिलिटी इज वेरी लो, तो आपकी क्या स्लोप का है, नीचे की तरफ आएगी। तो यहां पर मैंने नीचे की तरफ आपको शिफ्ट कराई स्लोप को। अब देखो यहां पर कहानी क्या थी, मैंने आपको बताया कि 5 वेबर पर मीटर का अगर मुझे फ्लक्स क्या करना है, स्टेबल कराना है, यहां पर मुझे फ्लक्स डेंसिटी को स्टेबल कराना है, तो मुझे कितनी करंट की नीड पड़ रही थी, इतनी। अब जरा देखो, जब मुझे बेटा 5 वेबर का फ्लक्स, यहां पर मान लो कि ये 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर का फ्लक्स है, वेबर पर मीटर स्क्वायर का फ्लक्स है, इसको स्टेबल कराने के लिए कितनी की नीड पड़ रही थी मुझे, 0 करंट की। क्यों? क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट आपके पास में परमेबिलिटी कैसी है, इनफाइनाइट है। अगर हम यहां देखें कि एयर को मैग्नेटाइज करने के लिए, जैसे अगर आप कोई भी फेराइड्स की कोर हो, या फिर आपके पास में कोई अन्य ऐसी कोर हो जिसकी परमेबिलिटी बहुत कम हो, बहुत कम हो, यानी कि जैसे मैं कहूं कि आपके एयर में मैं खड़ा हूं, तो मुझे मैग्नेटाइज करके दिखाओ जरा सल, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे मैग्नेटाइज कर पाओगे, तो इसको मैग्नेटाइज करने के लिए देखो कितनी करंट की नीड पड़ रही है। तो यहां से ये दोनों पॉइंट आपके कंफर्म हो चुके हैं। कल का हमने जो पढ़ा था उसका मैंने रिवीजन कराया ताकि आपको आगे की चीजें कंफर्म हो सके। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक क्या, इसी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अगला हमारा मामला है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। जब यहां पर हम देखेंगे किसको, यहां पर हम देखेंगे, चलिए ये बढ़िया दिख रहा ना, ये दिख रहा है बढ़िया। अब हेडिंग डालो जरा सल, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग इसमें। अब हमने परमेबिलिटी देख ली, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा, वाइंडिंग लॉस। क्या आएगा, वाइंडिंग लॉस, बाइंडिंग लॉस, लॉसेस कर दीजिए, ठीक है। आपके पास में बाइंडिंग लॉसेस, यानी कि आपके पास में ये दिख नहीं रहा ना, तो इसको हटा देते हैं, ये ले लेते हैं, बाइंडिंग लॉसेस, ठीक, बाइंडिंग लॉसेस। अब अगर हम यहाँ बाइंडिंग लॉसेस की बात करें कि कितनी वाइंडिंग आपके पास में जो वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी, उनमें कितने लॉसेस होंगे एक आइडियल ट्रांसफार्मर में, कितने लॉसेस होंगे एक आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो आप इस बात को जानते हैं कि हमारे पास में कितनी दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी साइड वाइंडिंग, एक होती है आपके पास में सेकेंडरी साइड वाइंडिंग, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा यहां पर लिखिएगा कि आपके पास में आइडियल केस में इन आइडियल केस वाइंडिंग लॉस विल बी जीरो, क्या होगा, जीरो होंगे। यानी कि बाइंडिंग लॉस आपको कैसे मिलेंगे, विल बी जीरो, यानी कि आपको यहां पर बेटा बाइंडिंग लॉस जो है वो कैसे देखने को मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, वो आपको कैसे जीरो देखने को मिलेंगे। बाइंडिंग लॉस कैसे होंगे आपके पास में बेटा, जीरो होंगे, क्योंकि आइडियल केस है तो आपके पास में जितने भी बाइंडिंग लॉसेस होंगे वो सब के सब आपको जीरो देखने को मिलेंगे। अब अगली बात समझते हैं, अगर बाइंडिंग लॉस आपको कैसे जीरो देखने को मिल रहा है, तो मेरे पास में एक प्राइमरी साइड था और एक था मेरे पास में सेकेंडरी साइड, एक था मेरे पास में प्राइमरी साइड। अगर हम यहां देखें इस तरीके से, अगर हम इसको बाइंडिंग ऐसे लिख देते हैं, अगर हम देखें वाइंडिंग, ठीक है, तो हमारे पास में वाइंडिंग कितनी थी, दो वाइंडिंग थी। पहली हमारे पास में क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी कौन सी थी मेरे पास में, सेकेंडरी वाइंडिंग, दूसरी कौन सी थी आपके पास में, सेकेंडरी वाइंडिंग। पहली वाइंडिंग थी आपके पास में प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी थी आपके पास में सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी साइड वाइंडिंग, साइड भी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
साइड लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहली बाइंडिंग आपके पास में प्राइमरी बाइंडिंग, दूसरी बाइंडिंग आपके पास में सेकेंडरी बाइंडिंग थी। तो ये दोनों बाइंडिंग्स आप देखेंगे जरा ध्यान से तो आपको ये दोनों बाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइमरी बाइंडिंग साइड का रेजिस्टेंस अगर मैं मानूं कितना है मेरे पास में R1 है और सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस मानूं मैं R2 है, तो हमारे पास में जो लॉसेस होंगे I1 स्क्वायर R1 क्या होगा, I1 I2 स्क्वायर R2 यही होगा। दैट इज द कॉपर लॉस। क्या है, कॉपर लॉस। ये क्या होगा बेटा आपके पास में 0। ये क्या होगा आपके पास में 0, यानी कि आपके पास में इस लॉस को हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस कैसे होंगे आपके पास में 0 होंगे। कॉपर लॉसेस कैसे होंगे, कॉपर लॉसेस कैसे होंगे 0 होंगे, क्योंकि आपके पास में यहां पर जो रेजिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे 0 रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान कैसा होगा आपके पास में 0 होगा। ठीक रेजिस्टेंस का मान कैसा होगा 0 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं, बाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को। अगर मैं आपसे कहूं या फिर मैं आपसे कह सकता हूं इसको अभी ऐसे करो, ऐसे कर दो, ऐसे अभी रुक जाओ, इसको लिख दो बाइंडिंग लॉस। वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं इसी को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं, वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं इसी को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, वेरिएबल लॉस भी इसी को बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस। ये सब के सब कैसे होंगे, W बराबर क्या होगा आपके पास में 0 वाट। कैसे होंगे, W बराबर 0 वाट, W बराबर 0 वाट। कैसे होंगे, W बराबर 0 वाट। ठीक है, W बराबर 0 वाट, यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार का अगर आपके पास में कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसके प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो कॉपर बाइंडिंग या फिर आपके पास में वेरिएबल लॉसेस होंगे वो सब के सब कैसे होंगे आपके 0 होंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर कैसा है आपके पास में आइडियल है। कैसा है आपके पास में ट्रांसफार्मर आइडियल है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यानी कि अगर ये आइडियल है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास में प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस विल बी 0। यानी कि प्राइमरी रेजिस्टेंस यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में 0 के बराबर। कैसा होगा, 0 के बराबर। ठीक, ये आपका पास में पॉइंट आ गया। ये आपके पास में प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस 0 होने वाला है। क्लियर है, क्लियर है एक एक बात, सभी लोगों की क्लियर है बात। चलिए, अगर सभी की क्लियर है बात तो आगे बढ़े। चलिए, क्लियर है सभी की बातें। चलिए, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आता है नेक्स्ट, इसमें जो लॉसेस आते हैं वो लॉसेस आते हैं दूसरे नंबर पर आपके पास है बेटा कोर लॉसेस, कोर लॉसेस। नेक्स्ट आपके पास में या फिर आप कहते हैं आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं आप बेटा कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर ये आइडियल है सर, अगर ये क्या है आइडियल है, अगर ये ट्रांसफार्मर आपके पास में जो है आइडियल है तो इसमें चाहे आपका कोर लॉस हो, इसी को हम लोग आयरन लॉस बोलते हैं, इसी को हम लोग कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, ये सब के सब लॉस आपके पास में कैसे होंगे, ये भी आपके पास में 0 होंगे। ये भी सब के सब कैसे होंगे 0 होंगे। ये भी कैसे होंगे आपके पास में बेटा सब के सब 0 होंगे। ये भी कैसे होंगे आपके पास में सब के सब कैसे होंगे 0 होंगे। देयर विल बी 0। कैसे होंगे, देयर विल बी 0, देयर विल बी 0। अब कुछ लोग इसी लॉसेस का दूसरा नाम और होता है। इन्हीं लॉसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक जो सबसे ज्यादा विख्यात नाम है
वो नाम है आपके पास में क्या, नो लोड लॉसेस। क्या बोला जाता है, 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 नो लोड लॉसेस। इसको बोला जाता है नो लोड लॉसेस, लोड लॉसेस। क्या बोला जाता है, नो लोड लॉसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड लॉसेस बोलते हैं। नो लोड लॉसेस या फिर कोल लॉसेस, हमेशा याद रखिएगा, जो आपके पास में कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस, जो भी आपके पास में कॉपर लॉस होता है, इसको हम आई स्क्वायर आर कहते हैं। ठीक, ये आई स्क्वायर आर लॉस जो है, ये हमेशा लोड एंड पर होता है, और आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपके पास में उपयोग करता होता है, यूजर, यानी कि ये जो होता है यूजर्स के एंड पर होता है। कर्ता पर आपको देखने को मिलेगा, क्या, उपयोगकर्ता पर। दूसरी बात बताएं, अगर ये उपयोगकर्ता पर आपको देखने को मिलते हैं कि ये यूज उपयोगकर्ता करता है, यानी कि जो इसको यूज करेगा, जो भी कंज्यूमर्स इसको यूज करेगा, जो भी कंज्यूमर्स इस मशीन को यूज करेगा, हमेशा उसके लिए उत्तरदायी होता है कौन, कंज्यूमर्स, क्योंकि वो लोड को क्या रख रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा। अगर वो लोड बार बार घटाएगा बढ़ाएगा तो आपके पास में करंट क्या करेगी, वेरी करेगी। यानी कि लोड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यदि आप लोड को बढ़ाओगे घटाओगे तो करंट आपकी बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो आपके पास में ये बढ़ेगा। अब आपके पास में आते हैं आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस, ये आयरन लॉसेस बेसिकली आपके पास में दो प्रकार के होते हैं ना, एक एडी करंट और एक हिस्टेरियस। क्या, हिस्टेरियस लॉसेस। अब ये जो होते हैं आपके पास में, आपने कहा सर कांस्टेंट लॉसेस, तो ये हमेशा मैन्युफैक्चरिंग एंड से आते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड से, मैन्युफैक्चरिंग एंड से। ये कहां से आते हैं, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग एंड से। ये फिक्स होते हैं कि जब कोई मशीन बनाई जाती है तो वो बताता है कि इतने लॉसेस तो इसमें कंफर्म है। जैसे आप गए तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई बाइक जो है इतना माइलेज दे रही है, कभी 100 का माइलेज देते हुए देखा किसी बाइक को, नहीं देगी। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ लॉसेस होते हैं उसके इंजन में। ठीक, कोई भी चीज आप लेके आओगे तो उसकी जो दक्षता होगी या फिर आपके पास में जो भी उसकी आउटपुट होगी वो कभी 100% नहीं होती है। क्यों, खुद के कुछ भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी मशीनें लगी होती, लेकिन वो क्या कहता है कि ये फिक्स्ड हैं। ये क्या है, फिक्स्ड हैं। अब चाहे आपके पास में ये बंद रहे या फिर ये चालू रहे, इतने लॉसेस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे आपके पास में घर में बिजली का बिल आता है, तो 1 किलोवाट का आपके पास में कनेक्शन है, और आप सारी सप्लाई बंद करके चले गए 1 महीने के लिए, फिर भी आपके पास में बिजली का बिल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में कुछ उसका, जो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, वो आपको क्या, कुछ फिक्स अमाउंट में आपके ऊपर चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास में ये कैसे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एंड से आते हैं, और ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, और ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो नो लोड लॉसेस जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पास में एडी करंट लॉसेस, एडी करंट, करंट लॉस, और एक होता है आपके पास में क्या बेटा, हिस्टेरियस, हिस्टेरियस लॉसेस। ठीक, चाहे आपके पास में पीई बराबर क्या होगा, 0 होगा, और पीएच बराबर भी आपके पास में 0 होगा। अर्थात पीआई बराबर क्या होता है, पीई प्लस पीएच, दोनों के लिए आपके पास में क्या होगी वैल्यू, वो होगी 0 के बराबर। तो यानी कि हमने देख लिया कि हमारी जो आइडियल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में जो लॉसेस की कहानी है क्या होगी, 0 होगी। कैसी होगी, 0 होगी। अगली वाइंडिंग में हमारे पास में लॉसेस की कहानी क्या होगी, 0 होगी। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपके पास में ट्रांसफार्मर में, अगला पॉइंट आता है आपके पास में चौथा नंबर। चौथे नंबर पॉइंट को अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे चौथे नंबर पॉइंट पर लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, एंड हटा दो यहां पर और इसके आगे लिखो ऑब्लिक करके, लीकेज रिएक्टेंस या फिर लीकेज फ्लक्स, बात बराबर होती है। ठीक, लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज फ्लक्स। अगर हम यहां बात करें कि लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज फ्लक्स क्या होगा,
तो यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज फ्लक्स की जब मैं चर्चा करूँ तो जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर मुझे लेनी पड़ेगी कुछ कोर। मैं यहाँ पर लेता हूँ आपके लिए बेटा एक कोर। ठीक, मैंने ये एक कोर ले ली। एक कोर ले ली। अब समथिंग मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मेरी बाइंडिंग होगी। क्या होगी? इसके ऊपर मेरे पास में क्या होगी बेटा? बाइंडिंग होगी। मैंने इस बाइंडिंग को यहां से रैपिंग करना स्टार्ट किया। ये मैंने क्या की? बाइंडिंग करना स्टार्ट किया। ये मैंने बाइंडिंग करना स्टार्ट किया। ठीक, ये मैंने बाइंडिंग करना इस पर स्टार्ट कर दी। ये है आपके पास में बाइंडिंग। ये मैंने बाइंडिंग बना दी। मैंने कोई एक कोर ली जिसके पास में एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो मेरे पास में एक प्राइमरी साइड और ये है मेरे पास में एक सेकेंडरी साइड। कोई भी आपके पास में प्राइमरी और कोई भी आप सेकेंडरी ले सकते हैं, एज यू विश, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहां पर आप क्या दोगे? वी ऑफ टी लगाओगे, 100% लगाओगे वी ऑफ टी। तो जब वी ऑफ टी लगाओगे तो जरा ध्यान से देखना, जब वी ऑफ टी लगाओगे तो यहां से एक करंट जाएगी, आई ऑफ टी जाएगी। करंट जाएगी तो मैंने आपको सीधा सीधी कहानी बताई थी कि वी ऑफ टी अगर लगा है तो उसमें क्या होगी बेटा? आई ऑफ टी होगी। आई ऑफ टी है तो वहां पर क्या होगा? एमएमएफ होगा। और एमएमएफ है तो वहां पर आपके पास में क्या होगा? फ्लक्स होगा। क्या होगा? फ्लक्स है। फिर वो बात की बात है कि इसमें इंडिविजुअल ईएमएफ आएगा फैराडे के लॉ से। तो इसके कारण इसके लिए उत्तरदायी कौन है? एमएमएफ होगा, ये एमएमएफ। ठीक है, फ्लक्स के लिए उत्तरदायी कौन है? तो आप कहेंगे कि सर एमएमएफ। एमएमएफ के लिए उत्तरदायी कौन है? आई ऑफ टी। और आई ऑफ टी के लिए उत्तरदायी कौन है? वी ऑफ टी। ठीक है, तो ये कहानी है। तो यहां पर क्या होगा? एक फ्लक्स होगा। अब मैं उस फ्लक्स को ड्रॉ कर लेता हूं। मैं उस फ्लक्स को क्या कर लेता हूं? ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपके पास में फ्लक्स मैंने क्या किया? ड्रॉ कर लिया। क्या है? मैंने ये फ्लक्स क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। ठीक, मैंने जैसे ये फ्लक्स ड्रॉ किया, आपके पास में इस फ्लक्स को बोलते हैं फाई ऑफ टी, या फिर आप बोल सकते हैं फाई। ये है आपके पास में मेन फ्लक्स। क्या है? मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स क्या है? मेन फ्लक्स। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर जब आप गौर से देखेंगे तो एयर यहां भी है, इस तरफ भी एयर है और यहां भी एयर है। अब एयर में कोई चीज रखी हुई है। एयर में जब कोई चीज रखी हुई है, देखो इस तरफ बाइंडिंग के इस तरफ भी एयर है और बाइंडिंग के इस तरफ भी एयर है। ठीक, इसकी थोड़ा सा मैं क्या बना देता हूं? डायरेक्शंस बना देता हूं। ये फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ये फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक, फ्लक्स ये ट्रेवल कर रहा है। फ्लक्स क्या कर रहा है? ये ट्रेवल कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपके पास में फ्लक्स क्या कर रहा है बेटा? ये ट्रेवल कर रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये फ्लक्स क्या कर रहा है बेटा? ट्रेवल कर रहा है। अब ये फ्लक्स जो ट्रेवल कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, अब आपके पास में ये है मेन फ्लक्स। क्या है? मेन फ्लक्स। फाई ऑफ टी क्या है आपके पास में? मेन फ्लक्स। क्या है? मेन फ्लक्स। क्या है? मेन फ्लक्स है। क्या है? मेन फ्लक्स। फाई ऑफ टी क्या है आपके पास में? मेन फ्लक्स है। क्या है? मेन फ्लक्स है। फाई ऑफ टी क्या है आपके पास में बेटा? मेन फ्लक्स है। अच्छा सर, मेन फ्लक्स है, कोई बात नहीं। अब एयर, यहां भी एयर है, इस तरफ भी एयर है और इस तरफ भी एयर है। जरा गौर से देखो, दोनों तरफ आपको एयर नजर आ रही होगी। अगर ये एयर है आपके दोनों तरफ, प्राइमरी साइड में, बीच में भी, तो आपका कुछ फ्लक्स क्या करेगा बेटा? लीक करेगा। कुछ फ्लक्स क्या करेगा? लीक करेगा। ये इस तरीके से कुछ फ्लक्स क्या करेगा? लीक करेगा। कुछ फ्लक्स क्या करेगा? लीक करेगा। और कुछ फ्लक्स अगर लीक करेगा तो वो किस तरीके से आपको नजर आएगा? इस तरीके से नजर आएगा। कुछ फ्लक्स क्या करेगा? लीक करेगा। क्योंकि फ्लक्स जो होता है बंच, जैसे आपका फुवारा होता है ना, वैसे बहुत सारी लाइंस जाती हैं ऐसे चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ, जैसे ऐसे चारों तरफ। फ्लक्स आपका क्या होता है? जैसे फुवारा जाता है ना, ऊपर ऐसे जाएगा चारों तरफ ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये बहुत सारी लाइंस होती हैं। और कुछ फ्लक्स आपका क्या करेगा? एयर में क्या करेगा आपका? लीक करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग लीकेज फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? देयर इज अ लीकेज फ्लक्स। क्या है? ये है आपका लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स क्या है? लीकेज फ्लक्स। मैं इसको फाई एल से डिनोट कर देता हूं। ये है मेरे पास में मेन फ्लक्स, ये है मेरे पास में लीकेज फ्लक्स। कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्स क्या करेगा एयर में बेटा? कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्स एयर में क्या करेगा? लीक करेगा 110%। तो मैंने इसको बना दिया लीकेज फ्लक्स। अच्छा जी, चलिए अब लीकेज फ्लक्स है तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में बेटा, यहां पर कुछ डाटा और लिख देता हूं मैं आपके लिए, कि यहां पर कुछ डाटा मैं ये लिख देता हूं कि ये है आपके पास में n नंबर ऑफ टर्न, ये क्या है आपके पास में n1, और ये है आपके पास में n2। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये प्राइमरी साइड है PS
और ये सेकेंडरी साइड है एस एस, ठीक है, सेकेंडरी साइड एस एस। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल फ्लक्स कितना है, तो आप टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे? टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स आप क्या कहोगे? मेन फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। आपके पास में जितना फ्लक्स लीक हुआ है, मेन फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स कितना होगा? मेन फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स क्या होगा? मेन फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। यानी कि आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास में 5m क्या आएगा? 5m प्लस 5l, यही आएगा। अब 5m क्या है आपके पास में? तो 5m आप जानते हैं कि 5m बराबर आपके पास में क्या होता है? k ऑफ बेटा 5m जो होता है, ये जो है आपके पास में ये होता है k ऑफ 5m साइन ओमेगा टी। क्या? साइन ओमेगा टी। तो आपके पास में 5m कितना आ जाएगा? k ऑफ 5m, ये मेन वाला है, इसको मेन लिख देता हूं ना, कंफ्यूज हो गए नहीं तो। ये मैक्सिमम है और ये मेन है, ये क्या है? मेन है, ठीक है, ये मेन फ्लक्स है, ए है मैक्सिमम फ्लक्स, एम यहां पर एम जो है वो मैक्सिमम है और ये मेन है, ठीक है। 5m साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होगा प्लस 5 लीकेज होगा। क्या होगा? 5 लीकेज। अब चूंकि ट्रांसफार्मर मेरे पास में कैसा है? आइडियल है। चूंकि मेरे पास में ट्रांसफार्मर कैसा है? आइडियल है। चूंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। किसके लिए? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। किसके लिए? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए 5l लीकेज कितना होगा आपके पास में बेटा? 5 लीकेज होगा 0। क्या होगा? 5 लीकेज होगा 0। और k बराबर क्या होगा? 1। अब k क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। देयर इज अ कपलिंग कोफिशिएंट। क्या है? कपलिंग कोफिशिएंट। क्या है? कपलिंग कोफिशिएंट क्या है? देयर इज अ कपलिंग कोफिशिएंट। क्या है? देयर इज अ कपलिंग कोफिशिएंट। क्या है? देयर इज अ कपलिंग कोफिशिएंट। अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कपलिंग जो है आपकी परफेक्ट है। k इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है परफेक्ट, परफेक्ट कपलिंग, यानी कि परफेक्ट कपल्ड है। क्या है? परफेक्ट कपल्ड है, ठीक है। k की वैल्यू लेकिन प्रैक्टिकल रूप से हमेशा याद रखिए कि प्रैक्टिकल रूप से हमेशा लेस देन 1 होती है। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक। अब आपके पास में 5m बचा कितना है? मेन फ्लक्स बचा कितना है? अगर मैं इसको क्या रख दूं? इसको रख दूं 1 और इसको रख दूं क्या? 0। तो आपके पास में क्या बचा? टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो टोटल फ्लक्स कितना बचा आपके पास में? 5t कितना बचा आपके पास में बेटा? 5m साइन ओमेगा टी। यानी कि जितना आपके पास में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वही पूरा फ्लक्स आपके पास में वहां पर पहुंच रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी। यानी कि कोर में आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स कितना होता है? 5m साइन ओमेगा टी। आइडियल ट्रांसफार्मर की कोर में किसी भी प्रकार का लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। एक बात तो ये आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं, चूंकि ये मेरे पास में प्राइमरी साइड है, तो प्राइमरी साइड की रिएक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी साइड के रिएक्टेंस को अगर मैं आपसे कहूं कि x1 आ जाएगा और सेकेंडरी साइड का कुछ रिएक्टेंस होगा तो इसको मैं x2 लिख सकता हूं। आपके पास में कुछ फ्लक्स के पाथ के अंदर जो कोर है, कोर के पास में कुछ रिएक्टेंस होगा, इसको मैं लिख देता हूं लीकेज रिएक्टेंस XL, ठीक। लीकेज रिएक्टेंस XL से डिनोट कर देता हूं। लीकेज रिएक्टेंस XL से क्या कर देता हूं? डिनोट कर देता हूं। लीकेज रिएक्टेंस XL से डिनोट कर देता हूं। तो आपके पास में, और मेन फ्लक्स के रिएक्टेंस को XM से डिनोट करता हूं। किससे? XM से। इतनी बात बताओ आपको कंफर्म है? इतनी बात बताओ आपको कंफर्म है? इतनी बात बताओ कंफर्म है? इतनी बात बताओ कंफर्म है? इतनी बात बताओ कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ें। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में 5
भाई लीकेज विल भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। और हेंस इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी रिएक्टेंस X1 एंड सेकेंडरी रिएक्टेंस X2 विल बी जीरो। क्या होंगे, ये भी आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक, हम मेन फ्लक्स को कई बार, याद रखिएगा, मेन फ्लक्स को कई बार यूजफुल फ्लक्स भी कहते हैं, फ्लक्स भी कहते हैं, यूजफुल फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक, मेन फ्लक्स को हम कई बार यूजफुल फ्लक्स भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, ये थे आपके पास में फीचर्स आइडियल ट्रांसफार्मर की, क्या क्या आपके पास में होना चाहिए। मैंने पॉइंट नहीं लिखवाए, आप जब पूरी तीनों वीडियो आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं है, मैं केवल कन्फाइंड टाइम लेके और मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में आपको दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, और सेशन अगर पसंद आ रहे हो तो सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर एंड इट्स ऑपरेशन, आइडियल ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन। जेन्युइनली मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है। कल का लेक्चर बड़ा होगा तो उसको देखते रहिए। काफी आइडियल ट्रांसफार्मर काफी बड़ा क्योंकि काफी बड़ा होता है, एक ही वीडियो में उसको सम अप करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे होंगे और पढ़ाई पर भी। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए, मैं बार बार कह रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।